आपके लोकप्रिय चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आप लोगों को होली की हार्दिक बधाई और शुभकामना। अब आगे हम लोग क्लास शुरू करते हैं अपना, जहाँ से छोड़ा था हम लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को पढ़ा था, ठीक से समझा था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किन परिस्थितियों में और कैसे स्टार्ट हुआ और कहाँ कहाँ क्या हुआ, इसकी समझ हमने विकसित की थी। अब ये देखना है आगे की उसकी पढ़ाई देखते हैं। जैसे क्या हुआ है, इतिहास में एक घटना चल रही है तो समानांतर उसकी कुछ और घटनाएं चलती रहती हैं। हमें एक समग्रता में समझने की ज़रूरत रहती है, जिससे इतिहास को एक ठीक से क्रमानुसार या क्रोनोलॉजी के हिसाब से हम समझ भी सकें, तो उससे हमें तिथियों को याद करने में सुविधा हो जाएगी और हमें तिथियों को लेकर के कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। और आपको हमने पहले भी जिक्र किया था कि इतिहास में तिथि और स्थान माने डेट और प्लेस, ये दोनों बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। उनकी जब हमें समझ हो जाती है तो विषय हमारे लिए आसान हो जाता है, सुग्राह्य हो जाता है। अगर ऐसा नहीं है तो हमें फिर कठिनाई आती है, फिर हम बोझ महसूस करते हैं। इतिहास है तो मानवीय विषय, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कोई भी विषय कार्य कारण से है। जैसे आपने देखा था कि नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन के उसमें चुनौती स्वरूप नेहरू रिपोर्ट आई। नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया गया। फिर जिन्ना के 14 सूत्र आए, गांधी जी के 11 सूत्र आए। जब वो माने नहीं गए तो यह अपरिहार्य हो गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, और सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। और उसके पहले आपने देखा था कि साइमन कमीशन जो गठित हुआ था 28 में आया था, 28-29 में 2 बार भारत आकर के दौरा किया, और 1930 में मई माह के 1930 में उसने अपनी रिपोर्ट दी, जो कांग्रेस को स्वीकार्य नहीं थी। तो आगे का कैसे क्या घटनाक्रम हो रहा है देखिए। ये आपके पास कुछ चित्र हैं, कैसे गोलमेज सम्मेलन हमारा हुआ है। ये देखिए, प्रथम हुआ, द्वितीय हुआ, और ये देखिए गांधी इरविन, ये इरविन बैठे हुए हैं, ये गांधी जी हैं। कैसे बातचीत हुई है, तो ये घटनाक्रम हुआ है। और इसमें भी आप देखिए, राउंड टेबल फर्स्ट समिट, गांधी इरविन पैक्ट और राउंड टेबल सेकंड समिट, ये हुआ है। इसको आप देखेंगे तो थोड़ा सा आपको आइडिया आएगी कि किस ढंग से बातें हुई हैं। अब आगे जरा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, जरा क्रोनोलॉजी समझिए आप। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की घोषणा होती है। देख रहे हैं ना, ये साइमन कमीशन की घोषणा हो रही है। और ये साइमन कमीशन 3 फरवरी, चूंकि नवंबर में हो रहा है, तो 3 फरवरी को ये कमीशन 7 सदस्यीय था, आपको पता है। और 3 फरवरी 1928 को ये पहली बार बम्बई आता है। ये देखिए, भारत के नक्शे में ये है आपका बम्बई, यहाँ पहुँचता है कमीशन, और इसका खैर विरोध होता है, वो कहानी आपने देखा ही। फिर 1928 और 29 के महीने माने वर्ष में 2 बार, 2 टाइम ये कमीशन यहाँ आता है और अपनी रिपोर्ट सौंपता है। जो आया देखा, वो अपनी रिपोर्ट सौंपता है किस तारीख को, 27 मई 1930 को। देखना है ना, 27 मई 1930 को साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट सौंपता है। अब ये जरा देखने वाली बात है, इधर जरा समझ लीजिए। ऐसे मान लेते हैं साइमन, ठीक है, साइमन आया तो इसके जवाब में क्या हुआ, हम लोगों ने नेहरू रिपोर्ट तैयार करी, नेहरू रिपोर्ट, ठीक। फिर क्या हुआ, इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, सविनय किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन किया। ये समानांतर चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अभी इसको क्रोनोलॉजी में तो ऐसे ही हुआ
लेकिन हम यहाँ ये समझ रहे हैं कि जो अंग्रेज़ों के द्वारा एक व्यवस्था आई हुई थी, जैसे ये साइमन कमीशन आया तो 8 नवंबर 1927 को घोषणा हुई, 3 फरवरी 1928 को पहुंचा। कहाँ पहुंचा? बम्बई पहुंचा। प्रथम बार जहाँ पहुंचता है, अक्सर हमारे पेपर सेटर वही पूछना चाहते हैं। तो ये आपको पता है भारत के नक्शे में ये पश्चिमों वाला क्षेत्र है, यही है मुंबई। फिर 28 और 29 में 2 टाइम वो यहाँ दौरा करता है और रिपोर्ट सौंपता है इस तारीख को 27 मई 1930 को। इसका हास्य या परिणाम क्या होता है कि रिफ्यूज हो जाता है, किनके द्वारा? पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा। जो भी पॉलिटिकल पार्टियां थी उसमें, कांग्रेस या मुस्लिम लीग, जो भी पार्टियां थी उस समय तत्क्रम में चल रही थी, उनके द्वारा ये रिपोर्ट रिफ्यूज हो जाती है। अब होना क्या चाहा, जैसे साइमन कमीशन द्वारा जो प्रस्तुत रिपोर्ट है वो असफल हो गई, अस्वीकार हो गई। तो अब आगे क्या होना है? अंग्रेजों ने ये महसूस किया कि जो साइमन कमीशन आया हुआ था उसकी रिपोर्ट को इन लोगों ने अस्वीकार कर दिया। तो ऐसा करते हैं कि एक राउंड टेबल बैठाते हैं, माने गोल में सम्मेलन बैठाते हैं, सीधे संवाद करते हैं। जो भी लोग हैं, माने हम लोग भी बैठे, हम लोग माने ब्रिटेन के लोग भी बैठे, जिम्मेदार लोग और भारत के जो लोग हैं उस समय के, ये सब बैठे आमने सामने और गोल मेज पे बैठे बराबरी के स्तर पर। प्रथम बार ऐसा हो रहा है कि हमारे लोग ब्रिटिशर्स से, अंग्रेज़ों से सामने आमने सामने की बात कर रहे हैं, गोल मेज पर समान स्तर पर बैठ करके। ठीक ऐसा हुआ कि समान स्तर पर बैठ करके हम लोग देखें कि क्या हो सकता है। अब आप देखिए, अब ब्रिटिश सरकार ने क्या किया ये किया कि जो निराशा या असंतोष का वातावरण था, किस बात की निराशा थी कि सम्मेलन साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट दी अस्वीकार हो गई थी। जो नेहरू रिपोर्ट हम लोगों ने बनाया था वो भी सर्व स्वीकार्य नहीं हुई, तो निराशा और असंतोष का वातावरण था ही। ऐसे में ये हुआ कि गोल में सम्मेलन बनाया जाए। देखिए हमने एक थोड़ा छोटा सा चित्र बनाया है कि ऐसे लगभग एक वो हो गया और सब लोग ऐसे ऐसे आमने सामने बैठे हुए हैं एक उसमें क्रम में, ठीक है। अब ये लोग सब आमने सामने हो करके एक मसले पर बात करने वाले हैं। पहली चीज़ तो ये हुआ कि सब समान उस पर बैठे हैं, ये बैठ के अपना बात कर रहे हैं। और प्रथम गोल में सम्मेलन होता है, ये देखिए इसको हम प्रथम कर दे रहे हैं, प्रथम था ही। इसकी तिथियां हैं 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक। ये पिन पॉइंटेड एक तरह से यहाँ से प्रश्न बनता है कि कब से शुरू हुआ, कब तक चला, इस पे प्रश्न बनता है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए, याद कर लेना चाहिए कि 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक ये चला। अब प्रश्न कहाँ से बनेगा? यहाँ से बन सकता है। कब सम्मेलन हुआ, तो ये किस वातावरण में और कैसे क्यों हुआ कि जब सम्मेलन साइमन कमीशन की रिपोर्ट स्वीकार ही नहीं हुई, अस्वीकार हो गई, तो अंग्रेज़ों के सामने भी ये था कि जो भी प्रतिभागी लोग हैं वो आमने सामने बैठे ब्रिटेन में ही, और वहाँ बैठ करके हम लोग मसले का कोई हल निकालें। इसके लिए हुआ। तो देखिए ऐसे बैठे, ये तिथि हमें ध्यान रखनी चाहिए। फिर क्या हुआ, सम्मेलन की कुछ बातें हैं जिनसे आपके प्रश्न बनते हैं। तो सम्मेलन में कुल 89 प्रतिनिधि शामिल हुए थे, ये प्रश्न आपका बन सकता है। फिर इसमें क्या हुआ, जैसे वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडॉनल्ड, इन्होंने उस बैठक का सभापतित्व किया, ठीक। उद्घाटन कौन किया? उस समय के सम्राट, ब्रिटिश सम्राट ने उद्घाटन किया। और जो प्रतिनिधि शामिल हुए उसमें आप देखिए तो अक्सर प्रश्न बने हैं, जैसे हिंदू महासभा से जयकर शामिल हुए और मुंजे, उदारवादियों से सिवाई चिंतामणि और टीबी सप्रू, तेज बहादुर सप्रू, मुस्लिम से जिन्ना, आगा खां, मोहम्मद शफी और फजलुल हक। इसमें से 4 नाम हैं, ये हमें याद रखना चाहिए। इन्हीं नामों से ही हमें पेपर सेटर फंसाते हैं, जैसे जिन्ना है, आगा खां है, मोहम्मद शफी है, फजलुल हक है। इसको क्राइटेरिया वाइज बांट करके हमें ध्यान रखना पड़ेगा। मान लीजिए इसमें 4 लोग हैं, 3 लोगों का नाम दे, 4 लोग हैं, एक नाम कोई हटा दिए, दूसरा नाम लगा दिए और लिख दिए
कि जो गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिमों का दल गया था उसमें कौन शामिल नहीं था। तो अभी तो हमें रटना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि भाई जिन्ना थे, आगा खां थे, मोहम्मद शफी और फजलुल हक। या इसमें देख लें कि उदारवादियों में कौन नहीं था सिवाय चिंतामणि टीवी सप्रू। तो हमें ध्यान देना पड़ेगा, ये रखना पड़ेगा। सिखों में अकेले थे सरदार पूर्ण सिंह जी, एंग्लो इंडियन में केटी पाल। ये प्रश्न आपके पीसीएस परीक्षा में बना हुआ है, ठीक है, और यह भी बना हुआ है पीसीएस में। दलितों की तरफ से अंबेडकर जी गए थे, देसी नरेश 16 थे। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि 89 प्रतिनिधियों में हमारे लोग जो गए थे हमारी तरफ से वो ये सब थे, ठीक है। ये तो परिणाम क्या हुआ, क्या परिणाम निकला? तो परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश सरकार इस बिंदु पर सहमत हुई। क्या हुई कि अखिल भारतीय संघ का निर्माण ये हो जाए, प्रदेश में पूर्ण उत्तरदायी शासन और केंद्र में द्वैध शासन। तो प्रदेश में पूर्ण उत्तरदायी शासन का मतलब हुआ, इस व्यवस्था से पहले 1919 का एक्ट आया हुआ था, उसमें प्रदेशों में द्वैध शासन चल रहा था। द्वैध शासन को ठीक नहीं माना गया, ये माना गया कि ये प्रदेशों के लिए अच्छा नहीं है, इसे हम केंद्र में कर देते हैं, ऐसा माना गया है उसमें। तो यहाँ इस बिंदु पे सहमति बनी कि एक अखिल भारतीय, देख रहे हैं ना, एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण हो जाए और प्रदेश में पूर्ण उत्तरदायी शासन और केंद्र में द्वैध शासन। अब आपके दिमाग में बात आएगी कि द्वैध शासन क्या है। द्वैध शासन का मतलब हुआ शासन के जितने बिंदु हैं, हम मान लेते हैं 20 बिंदु हैं, उदाहरण स्वरूप 20 बिंदु हैं, तो 10 बिंदुओं को या 12 बिंदुओं को एक साइड में चिन्हित कर लिया गया, 8 बिंदुओं या 10 बिंदुओं को एक साइड में चिन्हित कर लिया गया। कुछ बिंदुओं को, महत्वपूर्ण बिंदुओं को गवर्नर अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों द्वारा चलाता और कुछ बिंदुओं को मंत्री देखते, गवर्नर का भी उस पर हस्तक्षेप रहता। तो कहने का मतलब एक प्रदेश में कुछ बिंदुओं पर गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी का शासन, कुछ बिंदुओं पर मंत्रियों का शासन। तो कहने मतलब शासन की दो व्यवस्थाएं, इसी को द्वैध शासन कह रहे हैं। अभी तक एक प्रदेश में लागू था, अब इसको केंद्र में ले जाने के बाद यहाँ प्रथम गोलमेज सम्मेलन पे ब्रिटिश सरकार इस 3 बिंदु पर सहमत हुई थी कि ये चीज़ हम लोग जो है करेंगे। भारतीय पक्ष क्या चाह रहा था उसमें, अब क्या हुआ, जैसे मुस्लिम पृथक निर्वाचन मंडल पर बिल्कुल अड़े हुए थे कि ये हमें चाहिए ही चाहिए। आपको पता है कि 1909 के एक्ट में पहली बार मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन मंडल मिला हुआ था और उसको एक कायम रखना चाह रहे थे। भाई क्यों छोड़ना चाहेंगे? अंग्रेजों की भी मंशा ये थी कि पृथक निर्वाचन मंडल से भारतीय समाज का एक प्रमुख वर्ग मुस्लिम ये अलग धारा में बहेगा तो हमारे लिए यहाँ शासन करना आसान हो जाएगा, साम्राज्यवादी हित हमारे पूरे हो सकेंगे। तो ये अपनी मांग पे अड़े हुए थे। अंबेडकर जी भी पृथक निर्वाचन मंडल को मान रहे थे। उपस्थित जितने भी प्रतिनिधि थे उनमें सब में एकता का अभाव था। ये कठिनाई थी कि सबकी अपनी अपनी मांगे थी और एक समय में अंग्रेजों ने ही सबको प्रोत्साहित किया हुआ था कि आप ये मांगे मानिए। उनको चूँकि उसमें उनके हित निहित थे कि जब हमारा समाज बटा हुआ रहेगा, टूटा हुआ रहेगा, अलग अलग रहेगा तो उनको शासन करना आसान हो जाएगा। गोलमेज सम्मेलन में भी यही सब चीज़ें उपस्थित रहीं। तो ये हुआ ये चीज़ें। फिर आगे देखते हैं। ये देख रहे हैं 19 जनवरी 1931 तक ये सम्मेलन चला और जनवरी 1931 में कांग्रेस, चूंकि प्रथम में तो कांग्रेस शामिल नहीं थी, ये कांग्रेस जो है इसने एक्सेप्ट नहीं किया जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन की उपलब्धियां आई। क्या जो अभी आपने देखा आई थी, कांग्रेस ने कहा ये सब मुझे कुछ स्वीकार नहीं है। और कांग्रेस एक ऐसा संगठन था जो भारतीयों के एक बड़े समूह का प्रतिनिधित्व कर रहा था। तो बिना कांग्रेस के गोलमेज सम्मेलन का औचित्य ही नहीं था।
लेकिन अंग्रेज सरकार है, उसने सोचा कि भाई कोई हल नहीं निकल रहा है तो लाओ राउंड टेबल निकालते हैं, बैठते हैं, संवाद करते हैं, हो सकता है कोई हल निकल आए। लेकिन कांग्रेस की अनुपस्थिति के कारण कुछ बात बनी नहीं और कांग्रेस ने जो भी आया उसको एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, एक तरह से रिफ्यूज कर दिया। फिर क्या हो रहा है 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को रिहा कर दिया गया। गांधी जी को इसके पहले ही गिरफ्तार किया गया था। 26 जनवरी 1930 आपको स्मरण होगा कि लाहौर अधिवेशन में हम लोगों ने नेहरू के सभापतित्व में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव ले आया था और ये तय किया था कि आगामी 26 जनवरी को प्रतिवर्ष हम लोग स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। तो एक सौहार्दपूर्ण माहौल बनाने के लिए, अच्छा माहौल बनाने के लिए अंग्रेजों ने सोचा कि गांधी जी को रिहा कर देते हैं। तो 26 जनवरी ही थी, उन लोगों ने भी चुना 26 जनवरी 1930 को गांधी जी को रिहा कर दिया। और फिर क्या हो रहा है तेज बहादुर सप्रू और जयकर ये दो लीडरान को कोशिश करते हैं। फरवरी 1931 से ही वार्ता आरंभ होती है गांधी और इरविन के बीच। ये माना जाता है अंग्रेज सरकार भी इस निष्कर्ष पर पहुंची कि बिना कांग्रेस के किसी सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन या किसी संवाद का कोई मतलब नहीं। तो उसने भी कोशिश करी कि गांधी जी को छोड़िए, थोड़ा कांग्रेस का भी मन हो और फिर वार्ता के टेबल पे आए। चूँकि कांग्रेस शामिल होने के लिए तैयार नहीं थी तो उसके लिए गांधी जी को रिहा किया गया और तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने इन्होंने मध्यस्थता करी और 17 फरवरी 1931 से वार्ता आरंभ हो रही है, जो इस शक्ल में हमारे सामने आती है। ये देखें आप कि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट होता है। पैक्ट माने एक समझौता होता है, क्योंकि दिल्ली में होता है तो इसके नाते इसको दिल्ली समझौता भी हम लोग कहते हैं। अब आपने देखा ना, ये देखिए क्रोनोलॉजी समझिए। जनवरी 1931 में कांग्रेस ने रिफ्यूज कर दिया। 26 जनवरी को क्या हुआ 1931 को गांधी जी को रिहा किया गया। फरवरी 1931 से वार्ता आरंभ हुई जो 5 मार्च 1931 को सामने आई। किस रूप में? गांधी इरविन पैक्ट के रूप में। इससे आपको क्रमानुसार समझने में सुविधा हो जाएगी। आप देख रहे हैं ना, जनवरी 1931 में कांग्रेस ने रिफ्यूज कर दिया कि मुझे प्रथम गोलमेज सम्मेलन की उपलब्धियां स्वीकार्य नहीं है। अब अच्छा माहौल बनाने के लिए क्या हुआ कि 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को रिहा कर दिया गया। फरवरी 1931 से ही वार्ता शुरू हुई 16 फरवरी से कि तेज बहादुर सप्रू और जयकर के प्रयास से, जो प्रयास के रूप में सामने आया वो गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता कहा गया। ये तिथि ये वाली 5 मार्च 1931 ये बड़ी महत्वपूर्ण है। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, किसी भी स्वरूप में प्रश्न बनाए तो ये जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं ये हमारे दिमाग में बिल्कुल व्यवस्थ होनी चाहिए कि हमें ख्याल रहे। तो ये आया। अब इसमें सहमति किस बिंदु पर बनी आप ये देखिए। ब्रिटिश पक्ष 4 बिंदुओं को माना, 1 2 3 4, और कांग्रेस ने 4 बिंदुओं को माना। जैसे वे राजनीतिक बंदी जिन पे हिंसा के आरोप नहीं हैं वे रिहा कर दिए जाएंगे। ठीक, अभी इसका हम फलितार्थ समझाएंगे आपको। समुद्र के किनारे नमक बना सकते हैं हम लोग। सविनय अवज्ञा आंदोलन में नमक को ही मुद्दा बनाए थे, तो समुद्र के किनारे आप नमक बना सकते हैं, स्वीकार कर लिया। शराब और विदेशी वस्त्र के दुकानें जो हैं कानून की सीमा के भीतर आप धरना दे सकते हैं। और वे लोग जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नौकरी अपनी छोड़े हुए थे, नौकरी पे वापस आ सकते हैं। सरकार उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। सबसे महत्वपूर्ण पक्ष ये था, ये इसी के चलते इस समझौते की बड़ी आलोचना होती है। अभी हम आपको आगे बताएंगे कि राजनीतिक बंदी जिन पे हिंसा के आरोप नहीं है रिहा कर दिए जाएंगे। और आपको स्मरण होगा लाहौर षड्यंत्र केस के तहत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु उन पर हिंसा के ही आरोप थे। एक तरह से हिंसा की थी, लेकिन वो कुल मिला के देश सेवा, देश प्रेम से प्रेरित होकर के थी। सैंडर्स जो लाला लाजपत राय पर लाठी चलवाए थे और उसी के परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु तक हो गई थी। तो सैंडर्स की
हत्या करके ये लोग लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लिए थे। तो देश प्रेमी तो थे ही, लेकिन उन पे चूंकि हिंसा के आरोप थे तो पहले ही मान लिया कि जिन पे हिंसा के आरोप हैं उनको छोड़ करके बाकी को हम रिहा कर देंगे। कांग्रेस ने क्या माना कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को अब हम स्थगित कर देंगे, ये मान लिया। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे, सामान बहिष्कार की जो बात है उसको अब नहीं करेंगे कि ठीक है सामानों का बहिष्कार नहीं करेंगे। और पुलिस ज्यादती जो हुई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, जो पुलिस ने ज्यादती हमारे लोगों पर करी थी उसकी जांच की मांग नहीं करेंगे, नो। ये 4 बिंदुओं पे कांग्रेस सहमत हुई और इन 4 बिंदुओं पर ब्रिटिश पक्ष सहमत हुआ। अब जरा देखिए कि इसका कैसे गांधी इरविन जो पैक्ट हुआ है इसे युग प्रवर्तक घटना बता रहे हैं के.एम. मुंशी। माना यह गया कि गांधी इरविन पैक्ट को गांधी के समर्थक या एक तरह से संवैधानिक साधनों में विश्वास करने वाले लोग, अधिकांश लोग स्वीकार कर लिए कि ठीक है। उसी में एक के.एम. मुंशी हैं जो कह रहे हैं गांधी इरविन पैक्ट युग प्रवर्तक घटना है। ऐसी घटना तो थी नहीं, लेकिन अब चूंकि उनके मुख से बात निकली थी, हमें जानना चाहिए, हो सकता है कि इस पे प्रश्न कभी बने तो हम इसको जान सकें। कौन सी बड़ी युग प्रवर्तक घटना थी कि युग उससे बदल रहा है? ऐसा तो कुछ था नहीं, लेकिन चलिए ठीक है, कहे हैं तो हम जान लेंगे। ठीक, फिर क्या हुआ, इससे वामपंथी विशेष करके कि युवा वर्ग जो है वो बड़ा नाराज था। युवा वर्ग में ये नेहरू और सुभाष क्यों नाराज थे? क्योंकि आपको स्मरण होगा, देखिए 5 मार्च 1931 को संधि हो रही है, समझौता हो रहा है, और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पे लटका दिया जा रहा है। माने चाहते तो इस संधि की शर्तों में इनकी रिहाई की बात हो सकती थी। ये देखिए हमने एक चित्र भी दिया है, देखिए भगत सिंह है, सुखदेव है, राजगुरु, इनको फांसी पे लटका दिया गया। कब? 23 मार्च 1931 को। किस केस में? 1929 में चले लाहौर कॉन्स्पिरेसी में फांसी पर लटका दिया गया। ये देख रहे हैं ना आप, तो इनकी बात ही नहीं की गई। इस बात के लिए नेहरू और सुभाष चंद्र जी से गांधी इरविन पैक्ट से दुखी थे, नाराज थे, विशेष करके गांधी जी के रोल से। और जो ये पैक्ट हुआ है इसको कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकारोक्ति होनी थी, तो इसके लिए देखिए लाहौर में, लाहौर है एक कराची, यहाँ कराची में जब अधिवेशन हुआ था उसका, तो गांधी जी को काले झंडे तक दिखाए गए थे। पाकिस्तान है, गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे कि आपने ये माना नहीं। ठीक है, देख रहे हैं ना आप ये। हाँ, अब हम लोगों ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन देखा और फिर उसके उपरांत चूंकि असफल हुआ तो उसके उपरांत गांधी इरविन पैक्ट हुआ 5 मार्च 1931 को। उससे पहले 16 फरवरी 1931 से ही वार्ता संपन्न हुई। कुछ बिंदुओं पे सहमति बनाने में टाइम लगता है, तो 4 बिंदुओं पे दोनों पक्ष सहमत हुए। तो 5 मार्च 1931 को एक उस पैक्ट के रूप में बात सामने आई। अब उसका हमारे वामपंथी विशेष करके युवा वर्ग ने नाराजगी जताई कि हमारे उन मासूम और राष्ट्रवादी जो नवयुवक हैं भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, जिन पर लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा हुआ है और फांसी की सज़ा मुकर्रर हुई है, उनकी रिहाई की बात नहीं की गई। कैसे नहीं की गई आप जरा देखें। पहली ही शर्त में राजनीतिक बंदी जिन पे हिंसा के आरोप नहीं है रिहा किए जाएंगे। माने जिन पे हिंसा के आरोप हैं उन्हें छोड़ करके, तो ये बेचारे तो छूट गए, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। यहाँ पहले ही एक तरह से मेज पर हमारे कांग्रेस के नेता लोग यहाँ सहमत होकर के उनकी मृत्यु का रास्ता एक तरह से तय कर दिए, जबकि यहाँ चाहते तो अपनी बात रख सकते थे, ऐसा ऐतिहासिक लोगों का मानना है। ठीक है, अब चूंकि गांधी इरविन पैक्ट में ही
कांग्रेस ने स्वीकार किया है कि आगामी जब भी गोलमेज सम्मेलन होगा तो उसमें हम प्रतिभाग करेंगे, उसमें हम शामिल होंगे। तो अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये देखिए होने जा रहा है, देख रहे हैं ना, ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये कब होता है? 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। ठीक, ये देखिए इसकी तिथियां हैं, तिथियों में भी प्रश्न बनता है। और एक चीज आप देखें, आपको एक स्मरण रहेगा कि उसमें सिर्फ 31 प्रतिनिधि शामिल हुए, यही 1931 में हो रहा है ना, तो यही लास्ट की डिजिट अगर हमें याद रहेगी तो हम अपने प्रश्न को कर ले जाएंगे। तो 31 प्रतिनिधि सिर्फ शामिल हुए। यहाँ ऐसे तुलनात्मक भी देख सकते हैं कि प्रथम में 89 तो द्वितीय में 31। जी, कभी कभी हमारे प्रश्न सेटर क्या है, वो संख्यात्मक चीज़ों में ले जाके हमें फंसाते हैं, हमारी याददाश्त का या समझ का टेस्ट लेते हैं। कभी कभी हमसे कंसेप्ट टाइप के प्रश्न पूछते हैं, तो हमें दोनों चीज़ों की तैयारी रखनी है। संख्यात्मक या बिंदुवार कोई बात पूछें तो वह जाने, साथ ही कोई कंसेप्ट पूछें, अवधारणा पूछें तो उसकी भी समझ रहे, जिससे हम दोनों टाइप के प्रश्नों को मिश्रित बना करके पेपर बनाते हैं तो हम दोनों को कर सकें। इस वजह से हम दोनों पे ध्यान रखेंगे। 89 31। ठीक, इस सम्मेलन कहाँ हो रहा है? लंदन में, ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, और वहाँ स्थान कौन है? सेंट जेम्स पैलेस। ये जो स्थान है सेंट जेम्स पैलेस, इसके संदर्भ में एक बात याद आ गई, आपको बताएं। एक वहाँ के ब्रिटिश रहते हैं फ्रैंक मोरिस कह रहे हैं सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियाँ गांधी जी चढ़ रहे हैं। गांधी जी का जो पहनावा है आप लोगों ने देखा ही है। तो कह रहे हैं कि अर्धनंगे फकीर का सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियों पर चढ़ने का दृश्य अद्भुत और दिव्य प्रभाव उत्पन्न करने वाला था। मीन्स से कि ब्रिटेन जो कहता था हमारे साम्राज्य का सूर्य कभी अस्त नहीं होता, वहाँ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के समक्ष या समकक्ष गोलमेज टेबल पर बैठने के लिए यहाँ से भारत से एक प्रतिनिधि गए हुए हैं। गांधी जी जो उसी वेशभूषा में वहाँ जा रहे हैं। तो फ्रैंक मोरिस कह रहे हैं कि ये दिव्य प्रभाव उत्पन्न करने वाला था। अक्सर इस पर प्रश्न बनता है, तो आप लोगों को ये जानना चाहिए। ठीक है, अब गांधी जी जो गए थे तो इस पर भी प्रश्न बना है कि किस जहाज से गए थे। तो यशस राजपुताना नामक जहाज से। वहाँ सरोजिनी नायडू भी गई हुई थी, एनी बेसेंट गई हुई थी। तो सरोजिनी नायडू अपने व्यक्तिगत रूप से गई थी। कांग्रेस एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी थे, कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में जाने को सरोजिनी नायडू भी गई, एनी बेसेंट गई। एनी बेसेंट भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही थी और राष्ट्रवादी दल का प्रतिनिधित्व मदन मोहन मालवीय हमारे कर रहे थे। माने सम्मेलन में गांधी जी को ही मुख्य रूप से माना गया कि कांग्रेस की तरफ से यही आए हुए हैं। ठीक, अब ये देखिए परिणाम क्या हुआ। परिणाम यह हुआ कि जो उस समय के राजनीतिज्ञ थे उनकी कुटिल चाल के कारण क्या हुआ, सांप्रदायिक समस्या वो उभर कर सामने आई। सांप्रदायिक समस्या आपने देखा है, अंग्रेजों के निहित स्वार्थों के कारण सांप्रदायिक समस्या उभारी गई थी। वो सांप्रदायिक हित जो हैं उस समय के जो राजनीतिज्ञ हैं, खास करके मुस्लिम पक्ष, यद्यपि अम्बेडकर भी वो राष्ट्र प्रेम के बदले वर्गीय प्रेम या जाति प्रेम ज़्यादा देख सके, न कि राष्ट्र प्रेम, जिसके कारण सांप्रदायिक समस्या उभर कर सामने आई। परिणाम क्या हुआ, संघीय ढांचा और अल्पसंख्यक हित, ये दो प्रमुख मुद्दे आए। सारी लड़ाई इसी बात पे होती रही कि संघीय ढांचा और अल्पसंख्यक हित, यही उसमें विचार विमर्श के केंद्र में होकर आया कि इसका कैसे हल निकलेगा, इसका कैसे हल निकलेगा। सभी लोग इसी बिंदुओं पे सोचते परेशान रहे। यहाँ तक की दशा हो गई कि औपनिवेशिक स्वराज तक सरकार देने को तैयार नहीं हुई। जबकि औपनिवेशिक स्वराज माने इसी को इंग्लिश में डोमिनियन स्टेट्स कह देते हैं, औपनिवेशिक स्वराज। जबकि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य हम 1929 लाहौर अधिवेशन में ही पारित कर चुके हैं, लेकिन उसकी तो बात छोड़ दीजिए, डोमिनियन स्टेट्स तक को मानने को अंग्रेज तैयार नहीं हुए। क्यों? उनको अच्छा भी लगा। वही सांप्रदायिक समस्या ऐसे उभर आई कि कोई एक बात एक राय पे कायम ही नहीं है।
तो गांधी जी के बड़े प्रयास के बावजूद, खूब जोरदार अपील के बावजूद यह तक देने को तैयार नहीं हुई। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी असफल रहा एक तरह से। गांधी जी ने कहा कि हम खाली हाथ लौटे हैं, लेकिन अपने देश की इज्जत पे आंच नहीं आने दिया, बट्टा नहीं लगने दिया। इस टाइप की बात जब वो वापस आते हैं तो कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक बातें हुई हैं। अब हम लोगों ने देखा कि किन परिस्थितियों के कारण और कब, कितने प्रतिनिधियों के साथ और कहाँ गोलमेज सम्मेलन हुआ प्रथम, और वो कांग्रेस विहीन एक तरह से था, अन्य प्रतिनिधि थे 89 की संख्या में, तो कांग्रेस शामिल नहीं हुई तो असफल हुआ। अंग्रेजों ने भी महसूस किया कि कांग्रेस की उपस्थिति आवश्यक है, जिसके लिए उन लोगों ने गांधी जी को रिहा करके एक अच्छा वातावरण बनाते हुए गांधी इरविन पैक्ट किया। आपने उसकी पैक्ट की शर्तें भी देखी और उसकी तिथि से संबंधित चीज़ें जो हमारे प्रश्न पत्र में बनती हैं उसको हम लोगों ने देखा। फिर गांधी इरविन पैक्ट में यह तय हुआ था कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेगी, और जैसा कि आगे जब हुई है सितंबर से दिसंबर के बीच 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है, तो कांग्रेस उसमें भाग लेती है। और कांग्रेस की तरफ से एकमात्र प्रतिनिधि गांधी जी भाग लेते हैं, जबकि सरोजिनी नायडू भी गई हैं, एनी बेसेंट भी गई हैं और मदन मोहन मालवीय भी गए हैं। तो ये लोग भी हमारे जानने का प्रश्न है कि गए हैं। और वहाँ भी यही सांप्रदायिक समस्या ऐसी उभर करके आई कि संघीय ढांचे और अल्पसंख्यक हित में कोई बात बनी ही नहीं, सब मसला यहीं आके टिक गया। और यहाँ तक कि गांधी जी के बड़े प्रयास के बावजूद औपनिवेशिक स्वराज तक सरकार देने को तैयार नहीं हुई, क्योंकि हम लोग ऐसे इस कदर विभाजित थे। जबकि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव हम पारित कर चुके हैं, लेकिन एक तरह से औपनिवेशिक स्वराज एक तरह से पीछे का कदम है, लेकिन वो भी देने को तैयार नहीं हुई। इससे सीख क्या एक तरह से मिलती है कि जब राष्ट्र की बात हो तो हमें अपने वर्गीय हित को थोड़ा सा पीछे रख देना चाहिए। हमें वहाँ राष्ट्र प्रेम को सर्वोपर रखना चाहिए, जो हमारे लोग उस समय के नहीं कर सके। और इस चीज़ को उभारने में, पिंच करने में अंग्रेजों का भी हित निहित था कि जब ये बिखरे हुए लोग रहेंगे, टूटे हुए लोग रहेंगे, तो हमें यहाँ शासन करना और साम्राज्य हित लागू करना आसान हो जाएगा। इस वजह से उनको भी इसमें ठीक लग रहा था। तो आज प्रथम गोलमेज सम्मेलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और उसमें क्या मिला, ये चीज़ें हम लोगों ने देखा ठीक से। अब कल इसके आगे का घटनाक्रम देखते हैं कि कैसे क्या होता है। कहने को तृतीय गोलमेज सम्मेलन भी हुआ। गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करके ब्रिटेन गए हुए थे, तो लौट के आते हैं तो द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चलाते हैं, जो ज़्यादा दिन तो नहीं चला, लेकिन एक चलाते हैं वो। प्लस इन सब चीज़ों को मिला करके, जैसे साइमन कमीशन में जो चीज़ें आई, गोलमेज सम्मेलन में जो बातें आई, इनको मिला करके एक 1935 का एक्ट सरकार ले आती है, जिसमें इन सब बातों को काफ़ी कुछ समाहित की हुई रहती है, जिसकी चर्चा हम आगे की कक्षा में करेंगे। इसी बीच अंग्रेजों ने हमारे समाज को तोड़ने के लिए एक सांप्रदायिक पंचाट भी ले आया था। उससे गांधी जी कैसे निपटे पूना पैक्ट के माध्यम से, उसकी चर्चा कल यानी अगली कक्षा में हम लोग करेंगे, समझेंगे कि कैसे क्या हुआ है। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपके दिमाग में ये बात घुस जाएगी कि कैसे घटनाक्रम चले हैं और हमारे लोग कहाँ तक निपट पाए, कहाँ तक नहीं निपट पाए। इतिहास को हम मात्र इसके लिए ही ना पढ़ें कि इतिहास को पढ़ लिया हमने जान लिया, साथ ही यह देखें कि कहाँ कहाँ हमारे लोगों से, तत्कालीन लोगों से चूक हो गई जहाँ नहीं होनी चाहिए थी। आगे ऐसी घटनाओं से हम सबक सीखें, ध्यान दें कि ऐसी घटनाएं हमारे सामने ना आएँ। इतिहास पढ़ने का मूल तत्व लगभग यही है कि अपनी परीक्षा या प्रश्न को तो करें ही, साथ ही इस बात को सीखे रहें कि ऐसी कंडीशन में हमारे लोगों से क्या अपेक्षा राष्ट्र के प्रति हो सकती थी, जो नहीं कर सके, उसको हमें सीखने की आवश्यकता है।
तो आज की बात यही, अब आगे मिलते हैं तो देखते हैं कि कैसे क्या हो सकता है आगे, तो उस घटनाक्रम को हम लोग सीखेंगे। ठीक है।